of new world. नई दुनिया का शोषण, नई दुनिया का शोषण। आज मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर मॉडल भेजा था, देखा आप लोगों ने? अच्छा, तो उसमें औद्योगिक क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12, देखिए तो जरा। मिला? अब इसको लिख सकते हो कि ना? लिखा सकता है? क्वेश्चन नंबर कितना? 12 है? 7? हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है। ये 2015 में आप लोगों से आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से संबंधित, औद्योगिक क्रांति जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित। अब देखो कितने सारे इसमें क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस में कई सारे एंगल शामिल कर दिया है। ये है आईएएस का नेचर। पीसीएस होता तो कहता औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, फिर पूछता उसका प्रभाव क्या थे, अलग अलग करके उस सेगमेंट में इसने कई सारे क्वेश्चन एक साथ मिलाया। व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट अकर्ड इन इंग्लैंड, जो मैंने आपको जवाब पहले ही बताया था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सॉरी ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आता है आईएएस में तो इसमें आपका एकदम सिंपल नंबर मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा, अगर मान लो कि ये अगर 250 शब्दों का क्वेश्चन है और 15 नंबर का है और सिर्फ इतना अगर पूछ रहा है तो कभी भी इसमें 6 नंबर 7 नंबर से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता आपका। अरे बात समझ में नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल है। ये हर किताब और हर व्यक्ति को मालूम है कि क्यों इंग्लैंड में। इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, गिना गिनाया कारण है, उनमें से कोई दो ज़्यादा लिख सकता है, कोई कम लिख सकता है। दूसरा क्या कर रहा है, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल देयर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना? अब क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखो, सबसे ज़्यादा मैंने फोकस इसी पे किया था, जो लास्ट वाले कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बढ़ाया था। क्लियर बात? अब जनरली क्या लिखेंगे आप इसमें कि उसका जीवन स्तर बढ़ गया, उसका ये हो गया नहीं, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ डाला फैमिली पे, किस प्रकार से परिवार टूटे, क्या हुआ, इन सब पे आपको फोकस करना चाहिए। तो ये अगर लिखते हैं ना तो इस पे नंबर आने की पूरी संभावना बनती है। फिर एक और क्या जोड़ दिया, हाउ डज इट कंपेयर विद दैट इन इंडिया एट प्रेजेंट। मैंने कहा था ना कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां हुआ, जो जो वहां हुआ था वो सब यहाँ होने वाला है ना? और अभी हम लोग एक्सपीरियंस, हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, एक्सपीरियंसिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हो रहा है। अभी अभी सिर्फ हम लोग अनुभव कर रहे हैं, चल रहा है हमारे यहाँ। तब भी कैरेक्टर आपके सामने दिख रहा है नहीं? तो यही आपको बताना था कि कैसे भारत में उसका प्रभाव दिखने
लगा है। कंप्लीट तो नहीं, लेकिन बस शुरुआत तो हो ही चुका है। अब 3 प्रश्न को एक साथ मिलाकर एक पूछा है, ये 3 क्वेश्चन। अगर 15 नंबर का है तो 5 5 5। अगर कोई खाली यही लिख कर आ जाता है, यही लिख कर आ जाता है, मत समझना कि वो 15 में, ये डिवाइड होता है। अगर एक क्वेश्चन में 3 एंगल्स पूछे जा रहे हैं और 15 नंबर का है, तो वो आपको 5 5 5 डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब मान लो कि यहाँ 5 है, 5 में 50% से ज़्यादा कभी नहीं देता ट्रेडिशनल में। तो 5 में इसमें अगर देता है तो 2 नंबर 2.5 नंबर से ज़्यादा कितना भी बढ़िया लिखोगे नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? यहाँ भी आप आओगे, यहाँ पे आपको 5 और 5 10, इस 10 नंबर में आप 7 से 8 नंबर तक ले सकते हैं। क्लियर है? तो अगर 8 नंबर इधर उठा लिया और उधर 2.5 नंबर ही देता है, तब भी आपको 10 साढ़े 10 नंबर 15 नंबर में मिल गया। जबकि आईएएस का सिलेक्शन आपका हो कितना रहा है? 50%। ये बात समझ में? जो टॉपर हो रहा है 50 to 51%, 50 to 51%। और लास्ट सिलेक्शन, जैसे जो पिछले बार वाला ही आपको मैं डेटा दूं, जो 1000 कैंडिडेट जो होते हैं हर साल आईएएस सिलेक्ट होते हैं, उनमें से आप देखना टॉपर का मार्क्स होता है 50 से 51% तक। और जो सबसे लास्ट में 1000 वा जो कैंडिडेट होता है, उसका 48% के आसपास मार्क्स रहता है। यानी देखो 48% टू 51%, कितना परसेंट का डिफरेंस है? 3% में 1000 स्टूडेंट है। अब समझ में आ रहा है कि पॉइंट कितना असर रखता है। अगर 0.5 में नंबर आपका बढ़ गया तो आप हजारों मैंने सैकड़ों लोगों से आगे हो जाएंगे, और 0.5 अगर कम हो गया तो सैकड़ों लोगों से पीछे हो जाएंगे। यानी अब यहाँ पे एक एक नंबर का खेल नहीं है, पॉइंट में नंबर का खेल है। आधा आधा नंबर भी आपका मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। नहीं, पीटी का नंबर शामिल नहीं होता, खाली मेंस में आपको काम करना है। और मेंस के नंबर का 50% 51% से कभी ज़्यादा मेंस में हो ही नहीं रहा है। पीटी भी नहीं हो रहा है, पीटी तो 50% से कम, इस बार तो और बुरी कंडीशन है। नहीं, इस बार तो 40 to 45% भी अगर आपने प्रीलिम्स में मार्क्स अचीव किया है तो आपका पीटी हो जा रहा है। क्लियर बात? तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब चीज़ों को ऐसे क्वेश्चन, अब पहले हम लोगों के समय में एक और बात थी, जब हम लोग देते थे तो उस समय हम लोग के समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की छूट होती थी। छूट इन द सेंस कि 2 दिया था और करके किसी एक को हम एक्सेप्ट कर सकते थे। और उसमें आमतौर पे क्या करता था कि एक ट्रेडिशनल देता था और करके प्रैक्टिकल देता था। आ रही बात समझ में? तो अगर जैसे हम लोग के समय मार्क्स खूब आते थे। अब आज आप देखिएगा कि अगर किसी बच्चे का 800 900 नंबर टोटल नंबर आता है तो सिलेक्ट हो जा रहा है। टोटल नंबर आता है तो 800 900 सिलेक्ट हो जा रहा है। हम लोगों के समय में 800 साढ़े 800 900 नंबर आने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं था। क्लियर है? तो हम लोग के समय में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि विकल्प देता था कि कौन सा आपको एक्सेप्ट करना है। तो जिसने ट्रेडिशनल लिखा उसका निश्चित रूप से सिंपल मार्क्स आएगा, और जिसने चैलेंजिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बढ़िया कर लिया तो मैथ की तरह नंबर मिल जाते थे। आपके पास ये विकल्प ही नहीं दिया। 20 क्वेश्चन दे रहा है, सबको एक ही लिखना है। अरे बात समझ में? सबको एक ही क्वेश्चन लिखना है, बस अब उसी में क्या है कि आप कितना बढ़िया लिख रहे हैं, आपका प्रेजेंट करने का तरीका कितना शानदार हो रहा है, अब उसी पे नंबर में। ज्ञान की जांच अब मेंस में नहीं है, ज्ञान की जांच अब पीटी में कर रहा है। नॉलेज का कोई अब यहाँ पे इवेल्युएशन मेंस में नहीं है, खाली प्रेजेंट आप किस प्रकार से कर रहे हैं, इसी पे नंबर मिल रहा है। और इसी कारण मैंने आपको हमेशा बताया कि मेंस आंसर में फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम डालिए, तभी नंबर मिलेगा। अगर ये सब नहीं डाल रहे हैं तो सिंपल नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर देकर निकल जाएगा वो। क्लियर है? क्योंकि सब तो एक ही से लिखेंगे। इस समय अभी हाल फिलहाल के जो मेंस के क्वेश्चन है वो कठिन नहीं हो रहे हैं, आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आसान प्रश्न में ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है नंबर उठाना। कठिन प्रश्न में नंबर उठाना चैलेंज नहीं है, अगर थोड़ा सा भी आपको आता है तो आप ले लेंगे। लेकिन आसान प्रश्न क्या है कि सबको आता है, उन सब में आपको अलग दिखाना है ना।
अब इसको अगर मैं तो एकदम आपको लैंग्वेज में लिख कर दे दिया, लेकिन अगर इसे मुझे अभी दे दो, मेरा अगर टेस्ट लो कि सर इस पे आप लिख कर दिखाइए, तो मैं ऊपर वाला खाली फ्लो चार्ट से निकाल दूंगा। मुझे पता है वहां से नंबर बहुत ज्यादा मिलने वाला नहीं है। और फ्लो चार्ट बता दूंगा, फ्लो चार्ट के तहत दिखा दूंगा, तो हमारे शब्द बच जाएंगे, वर्ड्स बढ़ जाएंगे, और वो पूरी एनर्जी कहाँ लगाऊंगा? सेकेंड और थर्ड वाला में। ठीक है, लेकिन ये चूंकि आपको मॉडल आंसर दिया जा रहा है, तो इसलिए मैं इसमें खाली मॉडल आंसर, मेरा मॉडल आंसर नहीं है, बल्कि इन्फॉर्मेशन भी इसमें बहुत सारे हैं, है ना। बहुत सारी बातें हम क्लास में नहीं लिखा सकते ना, छोटी छोटी बातें, तो इसलिए मॉडल आंसर में मैंने उनको शामिल कर दिया है। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो क्लास नोट्स मेरा है, जैसे औद्योगिक क्रांति में जितना मैंने पढ़ाया, और प्लस ये सारे इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, दोनों को मिक्स कीजिए, पढ़िए, और फिर इस क्वेश्चन को लिखिए। अब यहां आप देख रहे हैं ना, रिसोर्सेज के संदर्भ में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हेडिंग्स अलग हैं, इनके हेडिंग्स अलग हैं, हमारे क्लास के नोट्स के हेडिंग्स अलग मिलेंगे, बातें लगभग लगभग उसी प्रकार से होगी। बेनिफिट्स, ड्रॉबैक, देख रहे हैं ना। फिर यहाँ पे कैसे इंग्लैंड के लाइफ को कैसे प्रभावित किया, डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे, और तब फाइनली कंक्लूजन। अब इसमें दो काम आपको करना है, देखो, तभी आपका तैयार हो पाएगा बढ़िया से। अपने क्लास को मैंने पढ़ा दिया है, आपके पास में नोट्स आ गया है, आपको लिखने का प्रैक्टिस क्या करना होगा, पहले इस क्वेश्चन को 150 शब्दों में खाली शॉर्ट कर दीजिए, कोई दिमाग मत लगाना। क्लियर है ना? इनको कितने में लिख देना है आपको? 150 में लिखना है। 150 में लिखकर प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे 150 शब्दों में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। कठिन होगा करना, आप लिखने जाएंगे 150 शब्दों में होगा नहीं, लेकिन 2 बार 3 बार प्रयास करोगे तो 150 में लिख लोगे। एक काम ये हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा, इसी क्वेश्चन को अब मेरा जो क्लास में जो मैंने पढ़ाया है, उस नोट्स और इस नोट्स को दोनों को मर्ज कीजिए, और फिर एक तीसरा आंसर लिखिए। आ रही है बात समझ में? जितने क्लास के मेरे पॉइंट्स हैं, जो मेरे डायरेक्शन हैं, उनसे इनको रिप्लेस कर दीजिए। सारे तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ निश्चित रूप से होंगे। तो एक ही क्वेश्चन पे, एक ही टॉपिक पे कितना एंगल से लिख लिया आपने? 2। अब उसके बाद औद्योगिक क्रांति से कोई भी नया क्वेश्चन आएगा, तुम आसानी से बना लोगे। यूपीएससी में गेस नहीं किया जा सकता है कि यही आएगा, और यूपीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, बहुत मुश्किल होता है, कभी कभार दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज नहीं। पीसीएस में तो रिपीट खूब करते हैं, लेकिन जो नया क्वेश्चन आएगा वो कोई आसमान से नहीं टपकेगा। अगर औद्योगिक क्रांति से नया क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अरे बस में क्लियर है? अब जैसे इसी को देखो, मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन गलती से मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस पूछ लिया। गलती इसलिए खाता हूँ क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन था वो, और यूपी पीसीएस ने ये पूछा कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, ये सिर्फ साइंटिफिक फील्ड में ही रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि सोशल फील्ड और इकोनॉमिक फील्ड में भी था। अब बताओ ये क्या चर्चाएं नहीं हुई हैं सब? भाषा बदल दिया ना। अब यहाँ पे जो आप जीवन लिख रहे हैं वो क्या है, समाज क्या है, वही तो समाज है। आपके जीवन जीवन के कई सारे एंगल है ना, पॉलिटिकल लाइफ है आपका, इकोनॉमिक लाइफ है आपका, सोशल लाइफ है आपका। नहीं, तो यहाँ इस तरह से दे रहा है, और वहां पे कह दिया कि, और आपसे कमेंट करा रहा है कि ये खाली साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी था। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन बताएंगे, कैसे? जैसे मशीन, आपको याद होगा पुनर्जागरण, मैंने रिनेसा बताया। रिनेसा के बाद में क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हुआ। फिर क्या हुआ? डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशंस हुए। तो जितने मशीन्स वगैरह बने, वही तो रेवोल्यूशन है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो ये आपको बताना है कि यस, इट इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और फिर बताइएगा कैसे कैसे, कौन, 2-4 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डालते हुए, और तब बताइएगा कि सिर्फ यही नहीं था, बल्कि सोशल रेवोल्यूशन भी था। तो सोशल रेवोल्यूशन कैसे कैसे समाज को कंप्लीटली चेंज कर दिया, है ना। अब यहां पे आप एग्जांपल दीजिएगा कि कैसे
तो कैसे ज्वाइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में बदला, कैसे पूरा परिवार को एकदम ताना बाना बर्बाद करके रख दिया, कैसे गांव के जीवन को बर्बाद किया, कैसे शहरी जीवन को बर्बाद किया। और तब कहेगा इकोनॉमिक भी था। इकोनॉमिक कैसे? क्योंकि अब तक बार्टर सिस्टम, उसके जगह पे सबसे ज्यादा क्या हो गया, कैश पेमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अरे बस एम्प्लॉयमेंट कहीं बढ़ा, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट किया। अरे बात समझ में, कहीं पे एग्रीकल्चर पे लोड बढ़ा दिया। ये सब आप जानते हैं कि क्या हुआ वहां से, नहीं? अब इसको ये बताएंगे और तब फिर बाद में कंक्लूजन लिखेंगे। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि एक टॉपिक पे 2-3 क्वेश्चन को अगर बढ़िया से आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उसमें कुछ भी नया पूछेगा तो आप बना ले जाओगे। अरे ये एकेडमिक का नहीं है कि 10 क्वेश्चन रट के जाएंगे उसमें से 5 आ जाएगा। कॉलेज सब तुम लोग पास किए हो ना, सब ग्रेजुएट हो ना, अंडर ग्रेजुएट भी हो, है सब, मैट्रिक वाले भी है सब, नहीं सब मैट्रिक तो पास हो। हम लोग जब ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, तो हालांकि ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता था, पढ़ते थे हम लोग, लेकिन साल भर पढ़ कर भी बढ़िया नंबर नहीं आता था, और जो 1 महीना पढ़ता था वो बढ़िया नंबर लेकर आ जाता था। ये पार्ट 1 में हमको समझ में नहीं आया, इसलिए आपको यकीन मानोगे, पार्ट 1 में पटना कॉलेज में का मैं स्टूडेंट था, और बिहार में चोरी तो खूब होता था, लेकिन पटना कॉलेज साइंस कॉलेज में चोरी नहीं हुआ शुरू से लेकर। बहुत मतलब कठिन व्यवस्था उसकी रहती थी। पार्ट 1 में मेरा 58% ही रहा, जबकि हम जिस जमाने में पढ़ रहे थे उस समय 75-80% माने स्वाभाविक है बच्चों को मार्क्स आना। गांव के कॉलेज से पढ़ा और 80% मार्क्स लेकर आया, और हम पटना में रह के पटना कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ा और 58% आया। जरा सोचो घर वालों से क्या हुआ होगा, बहुत लतियाए गए थे कि इतना पैसा इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, है ना, और पटना में रख रहे हैं और वहां पढ़ा रहे हैं, और तब इसका 58। और बताओ ये बगल वाला कॉलेज से, गांव के कॉलेज से पढ़कर ये 80% ला दिया। आप समझ रहे हो कि कैसे ला रहा होगा वो। वहां तो किताब रख कर चोरी होता था, उधर तो नहीं होता था। फिर मुझे लगा कि भाई पटना कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो 70% मार्क्स लाए, तो मैं 58 क्यों लाया। पता ये चला कि उस समय एक एटम बम नाम की किताब आती थी, उसका नाम था एटम बम, समझ रहे हो, और वो एग्जाम से 2 माह पहले निकालता था। इतनी मोटी सी किताब, मतलब पतली सी ही किताब रहता था, और उसमें हर पेपर में 20 क्वेश्चन गेस किया रहता था। वो किसी प्रोफेसर का ही रहता था, कॉलेज के प्रोफेसर अपना निकालते थे, वही लोग क्वेश्चन सेट करते थे। 20 क्वेश्चन लिए, और हर पेपर में 10 क्वेश्चन लिखने होते थे। तो जो चालाक विद्यार्थी, जो मैंने दिमाग वाला, मेहनत कम करना है ज़्यादा लेना है, वो उसको खरीद कर 20 क्वेश्चन को रट जाता था। और रटने का मतलब समझ रहे, कॉमा ओमा सब, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, वो सब रट गया। माने ग्रामेटिकली भी कोई मिस्टेक रटा हुआ में होता है, अपने से लिखोगे तो कहीं गड़बड़ हो सकता है ग्रामेटिकली, लेकिन अगर रटा हुआ पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें कोई संभावना नहीं है, फुल स्टॉप भी गलत नहीं होगा। और 20 रटा और उसी में से 10 आना ही है, और उसी में से जाकर 10 क्वेश्चन लिख कर आ जाता था। और हम लोग साल भर पढ़ कर भी पार्ट 1 में 58% से ज़्यादा हमारा नहीं आया। तो सेकेंड ईयर में दिमाग काम किया कि भाई दुनिया को दिखाना है। ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं, लेकिन अब पढ़ना कम हो गया। कॉलेज लाइफ में ऐसे भी पढ़ लिया तो फिर कॉलेज लाइफ कैसा, नहीं, लफंडरबाजी वही तो होता है ना। अब हम लोग भी यही काम किए। तो हमने थोड़ा सा ये काम किया कि क्वेश्चन उनका देखा, लेकिन मटेरियल उनका नहीं लिया, क्योंकि वो तो सार्वजनिक मटेरियल है, सबके पास वही है। हमने प्रोफेसर का नोट्स लिया, जो प्रोफेसर लोग नोट्स देते थे, जैसे क्लास में नहीं होता, क्लास में लेक्चर, कॉलेज में क्लास में कहाँ लिखाया जाता है, प्लेन लेक्चर देते हैं। और हमारे प्रोफेसर क्या करते थे कि कंप्लीट नोट्स बना बनाया आपको प्रोवाइड करा देते थे और लेक्चर दे देते थे। क्वेश्चन उनका 20 क्वेश्चन, और मटेरियल पूरा प्रोफेसर का स्टैंडर्ड मटेरियल, रट गए हम लोग। और हम लोग 4-5 फ्रेंड बने, और आपस में रट कर हम लोग क्या करते, एक टाइम फिक्स करते थे,
और टाइम देखकर 5 क्वेश्चन रट कर आते थे। और 5 क्वेश्चन मैंने, भाई साहब तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, सुबह में 4 बजे से उठकर रट रहे हैं क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन। और समय पीरियड में 5 क्वेश्चन को लिखे, और हमारा वो चेक कर रहा है, उसका वो चेक कर रहा है, उसका वो चेक कर रहा है। चेक है, सबको तो याद है। यही तो देखना है कि कोई लाइन तो नहीं छोड़ा है। बाकी थोड़े कुछ देखना था। चेक करके इतना बार हम लोगों ने प्रैक्टिस किया कि सेकेंड ईयर में आप ताजुब करोगे कि सेकेंड ईयर में 72% मार्क्स, थर्ड ईयर में फिर 75% मार्क्स। उस रोज समझ में आया कि दिमाग अगर होगा तो किसी को भी चकमा दिया जा सकता है। इसको हम लोग कहते हैं एग्जामिनर को मूर्ख बनाना। मैं वही आपसे कहता हूं कि आपका जो कॉपी चेक होता है ना, मेंस वाला, आप नहीं जाते हैं, आपके व्यक्तित्व का चेक करता है। वो कैसे? आपके द्वारा लिखे गए आंसर के आधार पर। नहीं तो आप अपने लेखनी में वो ताकत लगा दो, वो जान डाल दो कि तुम कितना भी गलत हो, घटिया हो, उसको सबसे आदर्श दिखे। नहीं। अरे बात समझ में। और यहाँ कोई भावनाओं का खेल नहीं चलता। इमोशनल मत होइएगा। लिखते समय कोई भावनाओं में ऐसे आकर बहकर लिख दिए, वहां कोई इमोशन का कदर नहीं है। वहां प्रैक्टिकल ऑफिसर चाहिए, है ना। इमोशनल लोग ऑफिसर नहीं बनते, आशिक बनते हैं। हरी बात समझ में। और आशिकों की जगह ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, वहां एकदम प्रैक्टिकल टाइप के लोग चाहिए। नहीं समझे? आई बात समझ में। क्या करना है कल? सब लोग इसको 150 शब्दों में लिख कर लाएंगे पहले, बिना दिमाग लगाए। ये पहला स्टेप है। इन्हीं को एकदम शॉर्ट कर देना है आपको। सारे हेडिंग्स वही रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, बस हमें 150 में चाहिए। अब 150 का मतलब कसम नहीं खाया हूं कि 150 मतलब हम सब बैठकर गिनेंगे। 150 का मतलब 160 हो सकता है, 140 भी हो सकता है, लेकिन 150 की जगह पे 200 नहीं लिखना है आपको। ठीक है। और ये काम होने के बाद में तब दूसरा काम होगा कि फिर अब क्लास नोट्स के आधार पर फिर इस क्वेश्चन को लिखना है। क्लियर है? हो जाएगा कल। चलिए, तो यहां पे लिखिए औपनिवेशिक व्यवस्था और नई दुनिया का शोषण। इसमें एक देश था जिसका नाम है स्पेन। नाम सुने हैं? इसने क्या किया, ये सब इंपेरियलिस्टिक है, यूरोप के सारे देश। अब देखिएगा कि जिसको जहां मौका मिला वहां ये चले गए, और इसने कुछ क्षेत्रों पे कब्जा किया। जैसे नाम सुने होंगे पेरू, ग्वाटेमाला, चिले, मैक्सिको, बोलीविया, इन पर इसने कब्जा जमा लिया। किसके माध्यम से? ताकत के बल से, है ना, फोर्स के बल पर। तभी तो इंपेरियलिज्म होगा। और इन क्षेत्रों पर कब्जा ही नहीं जमाया, बल्कि इन लोगों ने तो बड़ी खतरनाक काम किया। यहाँ स्पेन ने यहाँ कब्जा करने के बाद में यहाँ पे जो भी सिविलाइजेशन रन कर रहा था, जैसे इंस्टेक और इंका सिविलाइजेशन था, जैसे भारत में कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसी प्रकार से इस इलाके में जो सिविलाइजेशन चल रहा था उसको इंस्टेक और इंका कहा जाता है। उनको, उन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से रौंद डाला। वहां के जो मूल निवासी थे, ऑब्जेक्ट जितने थे, उन सबको कत्ल कर दिया गया, सबको मार दिया, उनकी एक एक चीज को ध्वस्त कर दिया। और स्पेन ने पूरी तरह से अपनी जनसंख्या सब कुछ वहां पे स्टैब्लिश किया। और तब यहाँ जितने मिनरल रिसोर्सेस थे, जो भी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस थे, मिनरल्स थे, उन सब को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। और इतना ज्यादा स्पेन को यहाँ से दौलत मिला कि कहा जाता है कि रातों रात ये यूरोप में या विश्व में एक धनी देश के रूप में सामने स्थापित हो गया। अंग्रेजों ने कम से कम भारत में ऐसा नहीं किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों को खत्म नहीं किया, हमारी संस्कृति को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया। हाँ, इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन रूल किया और हमें लूटा। लेकिन स्पेन तो एक बहुत आगे निकल गया। स्पेन ने तो पूरी तरह से सबको खत्म कर दिया, और तब वहां पे लूटने का काम शुरू किया। क्लियर है? तो अब बताओ, ये जो देश जिसका अभी मैंने बताया, मैंने पेरू, ग्वाटेमाला, चिले, मैक्सिको, बोलीविया, ये सब यही तो न्यू वर्ल्ड है।
और इन सबको क्या किया, जबरदस्त दमन किया। क्लियर है? अब बताओ, जब स्पेन जब ऐसा काम करेगा तो बाकी के जो पावरफुल यूरोपियन कंट्री थे वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं? क्योंकि इस समय तो एक ही मात्र चीज चल रहा है ना कि कौन किसके पास कितना ज्यादा कॉलोनी हो, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा कॉलोनी होगा उतना ज्यादा उसके पास में दौलत होगा। नहीं तो अब एक तरह से लूटने का, खसोट करने का, मतलब एक एक परंपरा सा डेवलप हो जाएगा, जिसको जहां मन करेगा यही काम करेगा। मतलब समझ लो कि उस समय का विश्व किस प्रकार से जी रहा था। नहीं, आपको आज लग रहा है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि आज कैसे हो रहा है, बताओ भाई साहब, हर जगह लड़ रहे हैं सब, ये कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, इससे भी खतरनाक स्थिति पहले घट चुकी है, और तब वहां से निकलकर हम यहां तक पहुंच पाए ना। आज तो फिर भी कम से कम अगर कोई देश किसी पे अत्याचार अन्याय कर रहा है तो कुछ तो देश खड़े हो जा रहे हैं ना, उसका आलोचना कर रहा है ना। अब जैसे यही आप देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो भी हुआ है, या ईरान के बीच में, तो आप देखेंगे विश्व में कई सारे देश सपोर्ट किए, कई सारे देश विरोध भी किया। कई सारे देश तो अमेरिका से डरे तक नहीं, ना इसराइल से डरे, खुलकर सामने आए, और कई सारे घुटने टेक दिए। तो अब उस समय ऐसी बात ही नहीं थी, कोई किसी का आलोचना नहीं कर रहा है, बल्कि बस ये कर रहा है कि जितना लूट सके लूट लो, तुम लूट रहे हो अच्छी बात, हमें लूटने दो, तो वहां लूटो, हम यहां लूटेंगे। और चीन को तो इतनी खराब स्थिति किया सब कि जितने यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज थे सब चले गए चीन में, और चीन को एकदम बांट लिया, जैसे मैंने बताया था ना आप लोगों को, खरबूजे की तरह चीन को बांट लिया, और कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो देखो, ये डेवलपमेंट के क्रम में ये सब होता है, और होने के बाद तब आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पहुंच पाए हैं। लिखिएगा, इसके सामने लिखिए पेरू, ग्वाटेमाला, चिले, मैक्सिको, बोलीविया, हिंदी वाले चिली लिखिएगा, ऐसे इसको पढ़ते तो चिले हैं, पेरू, ग्वाटेमाला, चिले, मैक्सिको, बोलीविया, और ऐसे दीजिए, और सामने लिखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ एजिटिक एंड इंका destruction of Aztec and Inca civilization, and kings and nobles were killed. Kings and nobles were killed. And aborigines यानी मूल निवासी, ABORIGINES, and aborigines were left destroyed. And aborigines were left destroyed. स्थानीय एजटेक और इंका सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया। स्थानीय एजटेक और इंका सभ्यताओं को नष्ट कर दिया गया। राजाओं एवं कुलीनों को मार दिया गया। राजाओं एवं कुलीनों को मार दिया गया, तथा स्थानीय जनसंख्या को भी समाप्त कर दिया गया। तथा स्थानीय जनसंख्या को भी समाप्त कर, देख रहे हो ना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ। अब जेनोसाइड है कि नहीं ये सब, है ना? हाँ, एकदम मतलब मां से केयर है, ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया यहाँ के लोगों को। आगे लिखिए, subsequently the resources, और ब्रैकेट में लिखिएगा रिसोर्सेज में मिनरल्स, नेचुरल प्रोडक्ट एंड सिल्वर,
minerals, natural product, and silver. Inverted, sorry, bracket band. Of these reasons, were exploited on a large scale, and Spain thus became one of the richest country of the world. परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के संसाधनों और ब्रैकेट में खनिज, प्राकृतिक उत्पाद और चांदी, इस क्षेत्र के संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया गया। और स्पेन विश्व के धनी देशों में एक हो गया। और इस प्रकार स्पेन विश्व के धनी देशों में एक हो गया। क्लियर है? तो एकदम रिचेस्ट कंट्री के रूप में ये बन गया। तो एक तो ये हुआ, दूसरा लिखिएगा पोर्चुगल। और यहां लिखिएगा कैप्चर्ड ब्राजील, पुर्तगाल में लिखिएगा पोर्चुगल कैप्चर्ड ब्राजील and exploited as much as they could do so. Captured Brazil and exploited as much as they could do so, and derived huge economic benefit. For example, पुर्तगाल ने ब्राजील पर आधिपत्य जमाया और उसका अधिकतम शोषण किया तथा वहां से अत्यधिक आर्थिक लाभ कमाया। जैसे क्या क्या लूटा यहां से? जैसे प्लेटिनम, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, कॉमा दे देकर लिखते जाइएगा, आयरन, बॉक्साइड, फॉस्फेट, लेड, LED, जिंक, वुड, WOOD, वुड, जंगली वस्तुएं सब, लकड़ी वगैरह। तो ये सब यहां से पुर्तगाल को प्राप्त हुआ। यहां भारत शामिल नहीं किए हैं। भारत क्यों नहीं शामिल किए हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि भारत में अंग्रेजों को देखना है ना, तो ब्रिटिशर्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो वुड वगैरह जितना था, इन सब को यहाँ पे जंगली जितने उत्पाद थे उन सबको यहाँ से लूटा पुर्तगाल ने, जबरदस्त। और इसी कारण आप देखिएगा कि पुर्तगालियों का रुझान भारत से कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको ब्राजील मिल गया। और ब्राजील भी आप देखिएगा क्षेत्र में एरिया वाइज कोई छोटा मोटा देश नहीं है, तो अच्छा खासा उसको रिसोर्सेज वहां से प्राप्त होने लगा।
इसलिए पुर्तगाल ने भारत पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ गोवा में सिमट के रह गया। मालूम है ना आपको कि वो खाली गोवा तक ही सिमटे रहे। इंग्लैंड, इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और इसमें जो 13 कॉलोनी इन लोगों ने बसाया था, याद है ना, इन्हीं 13 कॉलोनीज को मिलकर क्या बना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था। 13 कॉलोनीज। अब ये आपको मैं डिटेल इसके बारे में पढ़ाऊंगा जब हम अमेरिकी क्रांति पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको फिगर में भी दिखाएंगे कि 13 कॉलोनी कौन थे, सबसे पहली बार कौन सा बना, कैसे उन लोगों का मर्जर हुआ और कैसे कैसे वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम चला, तो वहाँ देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखकर छोड़िए कि इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका पे कब्जा किया और वहाँ 13 कॉलोनीज मिलाए जो बाद में यूएसए बना। और यहाँ से इंग्लैंड को क्या क्या फायदा हुआ, यहाँ से क्या प्राप्त किया अमेरिका से, तो लिखिएगा। जैसे टोबैको कल्टीवेशन, टोबैको कल्टीवेशन, तंबाकू खेती, टोबैको जानते हो ना, तंबाकू खाए हो, नहीं नहीं खाए हो, कोई नहीं होगा भी तो बताएगा नहीं सब। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ब्रैकेट में लिखिएगा, कॉटन, सुगर केन, कृषक उत्पाद जैसे कपास, गन्ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगली उत्पाद, फिशरी, मछली पालन, बोट मेकिंग, नाव निर्माण, बोट मेकिंग, नाव निर्माण, ये सब अंग्रेजों को यहां से बेनिफिट मिलता था अमेरिका से। ये सब जब चल रहा था ना, इसी समय एक और घटना घट गई और वो खतरनाक होने वाला है। और वो ये होने वाला है कि इसी समय इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। आ रही बात समझ में? और जैसे उसका एकीकरण होगा तो फिर समस्या तो होगी, क्योंकि अब एकीकरण ही सिर्फ उसका नहीं हुआ था, क्योंकि उसका यूनिफिकेशन भी हुआ था और प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था। तो इटली और जर्मनी का इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड यूनिफिकेशन ये साथ साथ चला, और जैसे ये हुआ तो अब ये बड़ा पावर के रूप में सामने आया। तो अब इसको भी अपना जो फैक्ट्री मेड गुड्स था उसको सेल आउट करना था। सेल आउट करने के लिए क्या चाहिए था, मार्केट। और इस समय मैक्सिमम मार्केट पर कब्जा किसका था, इंग्लैंड का, फ्रांस का, बेल्जियम का, देख रहे हैं ना, सॉरी स्पेन का, पुर्तगाल का, इन्हीं लोगों का कब्जा था। तो अब ये तो दो ही काम था, नया खोजे और नहीं तो जिनके पास है उनसे छीन लिया जाए। तो छीनेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक और हुआ। जब इन लोगों ने देखा, तलाश किया कि भाई कहीं नया कुछ है क्या, नया इसलिए ये खोज रहे थे कि पुराने वाले पे कब्जा करेंगे तो दुश्मनी अलग से होगी, और नए वाले पे होंगे तो किसी को कोई टेंशन नहीं है, तुम भी जाओगे हम भी जाएंगे। तो इनको दो इलाके दिखे, एक अफ्रीका का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, और दूसरा चीन का इलाका। तो अब अफ्रीका की लूट शुरू हुई, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, लूट खसोट कहा जाता है इसे, और कटिंग ऑफ चाइनीज वाटरमेलन, चीन को लूटा गया। और इसके बाद में जर्मनी और इटली और ताकतवर हुआ। तो जब अफ्रीका भी बट गया, जब चीन भी बट गया, भारत में पहले से थे ही, लगभग लगभग जितने थे सब जहां से रिसोर्सेज प्राप्त करने थे हो चुके थे, लेकिन अभी भी भूख है। तो जब आसपास कोई भी खाली क्षेत्र नहीं होगा
तो फिर क्या करेंगे, दूसरे पे हमला करके उनसे छीनेंगे, और यही जो छीनने की प्रक्रिया हुई ना, उसी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और ये बात समझ में, तो प्रथम विश्व युद्ध के ऐसे हर युद्ध के कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कारण आपके लिए जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो बेसिकली कॉलोनी के कारण हुआ था। उपनिवेशों की होड़ ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया था। आई बात समझ में? तो लिखिएगा, 1870s का दशक है, और यहां लिखिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, and they also came to be industrialized, and they also came to be industrialized. इंडस्ट्रियलाइज्ड। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, और साथ ही साथ औद्योगिकरण भी। जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ, और साथ ही साथ औद्योगिकरण भी। और औद्योगिकरण के लिए इनको क्या चाहिए था, फिर वही बातें याद है ना, लिखो क्या, मोनोपोलाइज्ड मार्केट, रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल रिसोर्सेस, और तीसरा चीप लेबर। और इसी को कैप्चर करने के लिए या प्राप्त करने के लिए इनका इंपीरियलिज्म शुरू होगा। किसका? जर्मनी और इटली का। क्योंकि आप जानते हैं जब तक इंपीरियलिज्म नहीं होगा कॉलोनियलिज्म नहीं होगा। नहीं तो ऐसे ही तीनों को दिखाकर नीचे लिखिएगा, जर्मन एंड इटालियन इंपीरियलिज्म बिगेन। जर्मन एंड इटालियन इंपीरियलिज्म बिगेन, and they were looking for, German and Italian imperialism began, and they were looking for number of colonies, they were looking for number of colonies, but little number of colonies were left, but little number of colonies were left, because most of the colonies were already captured. Most of the colonies were already captured by Spain, Portugal, France, and England. Captured by Spain, Portugal, France, and England. जर्मनी एवं इटली का साम्राज्यवाद प्रारंभ हुआ। जर्मनी एवं इटली का साम्राज्यवाद प्रारंभ हुआ। चाय तो नहीं पिएंगे आप लोग? नहीं पिएंगे ना? पियोगे? कुछ ज्यादा प्यार हो गया आज इन लोगों को, बहुत प्यार हो गया। चाय को मैं शरबत बना दिया तो। जर्मनी एवं इटली का साम्राज्यवाद प्रारंभ हुआ।
और उन्हें बड़ी मात्रा में उपनिवेशों की आवश्यकता हुई और उन्हें बड़ी मात्रा में उपनिवेशों की आवश्यकता हुई। परंतु अब दुनिया में बहुत कम उपनिवेश बचे थे। परंतु अब दुनिया में बहुत कम उपनिवेश बचे थे क्योंकि अधिकांश उपनिवेशों पर स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड ने पहले ही आधिपत्य जमा रखा था। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और इंग्लैंड ने पहले ही आधिपत्य जमा रखा था। फिर इसमें एरो लगाइए और एरो लगाकर लिखिए, ओनली अफ्रीका एंड चाइना were left to be only Africa and China were left to be possessed by the European अब अफ्रीका एवं चीन ही बचे रह गए थे। अब अफ्रीका एवं चीन ही बचे रह गए थे जिन पे यूरोपियन आधिपत्य जमाना चाहते थे, और जहां ये लाइन खत्म हो रहा है वहीं पर ऐसे बनाओ, जैसे बोल रहा हूं वैसे सब लिख रहा है ना। अपने से लिखे कोई भी तो हाथ काट लूंगा, याद रखना ना। जैसे स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ वैसे ही करते जाइए, बनाते जाइए। देखो ये इसलिए करता हूँ, ये याद करना ज्यादा आसान होता है। जब आप स्ट्रक्चरिंग करके नोट्स बनाएंगे ना, तो सिर्फ आप उसे देखेंगे भी ना तो आपके दिमाग में वो बैठने लगता है। लेकिन खाली अगर भाषा पैराग्राफ अगर आप छापे जा रहे हैं तो उसको कंप्लीटली पढ़ना पड़ता है। स्ट्रक्चरिंग में आपका सेंटेंसेस छोटे हो जाते हैं, तो वो देखते ही आपको पता चल जाएगा, उसका कीवर्ड्स तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाता है। एक तरफ लिखिएगा स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की लूट खसोट, और दूसरी तरफ कटिंग ऑफ चाइनीज वाटरमेलन। कटिंग ऑफ चाइनीज वाटरमेलन। अब इसका हिंदी मुझे नहीं पता, हिंदी में से अब हिंदी करेंगे तो कहेंगे क्या, चीनी खरबूजे को क्या कहेंगे चीन का बंटवारा लिख सकते हो इस तरह से, है ना। चीनी खरबूजे का जो भी हो, कटिंग ऑफ चाइनीज वाटरमेलन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अफ्रीका का कैसे लूट खसोट यहाँ पे हुआ। लूट खसोट होने के पीछे कई सारे कारण भी थे, क्योंकि इस समय तक आते आते आप देखिए कि 70 में जर्मनी का एकीकरण हो गया, 70 के दशक तक आते आते जर्मनी और इटली का। एक बात यहाँ पे, एक आर्थिक संकट इस समय आई थी 73 से 93 के आसपास, 80-90 के दशक ये जो चल रहा था, इस समय एक आर्थिक संकट आया था, माने विश्व में इकोनॉमिक क्राइसिस। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया था बेसिकली रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में। अरे बात समझ में, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस कोई जरूरी नहीं है कि सारे फील्ड में हो जाए, सारे फील्ड में हो जाए तब तो डिप्रेशन हो जाएगा।
तब तो उसी को कहेंगे महामंदी। नाम सुने हो ना, डिप्रेशन इकोनॉमी का सबसे खराब फेज है, मतलब उसके बाद में खत्म कहानी आपकी, डिप्रेशन हो जाएगा। उससे पहले रिसेशन होता है, हिंदी उसका होता है प्रतिसार प्रतिसार लेकिन रिसेशन सब लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं। इकोनॉमी के कई सारे फेजेस होते हैं। सबसे फेजेस क्या है, इन्फ्लेशन। उसके बाद में इन्फ्लेशन जब बढ़ता रहा है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, घटने लगे तो डिफ्लेशन कहते हैं, जब स्थिर हो जाए तो स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और ये खराब सिचुएशन है, रुकना कम भी एकदम नहीं होना चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए। स्टैग हो गया ना, ठहराव आ गया, और उसमें भी जब इकोनॉमी के साथ कुछ नहीं किया जाएगा तब वो रिसेशन की तरफ जाता है। और रिसेशन में भी इकोनॉमी अगर कुछ नहीं किया गया तो फिर डिप्रेशन चला जाता है। और डिप्रेशन का इलाज सिर्फ डिप्रेशन है। आज तक दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री ने उसका कोई सॉल्यूशन बताया ही नहीं। क्लियर है? किन्स का नाम सुने हो तुम लोग? उन्हीं का सिद्धांत बेसिकली काम करता है। एक वही है जिन्होंने बताया था उस समय कि जब इकोनॉमी चौपट हो रही हो तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए कि मार्केट में पैसा खुद खर्च करने लगना चाहिए। आज भी यही पूरे विश्व के देश यही करते हैं कि जैसे इकोनॉमी रिसेशन में जाता है तो सरकार ही पैसा खर्च करने लगती है। कैसे करने लगती है? रोड बनवाने लगेगी, रेलवे का निर्माण करने लगेंगे कंस्ट्रक्शन कराने लगेंगे। तो उससे क्या होगा ना, डिमांड क्रिएट हो जाएगा वस्तुओं का, और डिमांड क्रिएट होना होगा। जैसे डिमांड क्रिएट हुआ, सप्लाई कम रहा तो इन्फ्लेशन निकलने लगता है। इसके अलावा दूसरा कोई किसी के पास में आज तक किसी ने कोई उपाय बताया ही नहीं है। यहां पे ऐसा नहीं था। इस समय यूरोप में रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ आपको इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो जैसे जितने इंडस्ट्रियलाइज्ड हुए हैं लोग, तो इनको अपनी वस्तुएं बेचनी थी ना। तो अब एक बात बनाना, देखना ध्यान से समझना, पर लिखना उखना मत। ये अगर मान लो इंग्लैंड हो गया, ठीक है, दूसरा कोई देश हमने अभी बताया जैसे ये जर्मनी हो गया, और ये क्या हो गया, इटली हो गया। इन्हीं तीन को एग्जाम्पल ले रहे हैं, और तीनों इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, तीनों के पास में अपना प्रोडक्ट है, और तीनों को दूसरी जगह मार्केट में बेचना है। तो अब क्या रहा था कि पहले ओपन था ना, तो इंग्लैंड की वस्तुएं जर्मनी में जा रही, तो जर्मनी का भी तो इंग्लैंड में आ रहा है, नहीं? इनका भी आ रहा है इंग्लैंड में, और इनका भी जा रहा है इटली में, इनका भी आ रहा है इधर, और इनका भी इधर। तो ये तो ठीक है, आ जा रहा है। लेकिन जब ये संकट होने लगा ना, क्राइसिस होने लगा, तो हर देश ने एक पॉलिसी खराब कर दिया अपना। और इन्होंने क्या किया, ये कहा कि हमारी वस्तुएं तो जाएंगी, लेकिन हम किसी के वस्तु को अपने यहां नहीं लेंगे। तो ये इधर जाने दे रहे थे, और जब ये आ रहा था तो यहां पे कस्टम लगा दिए। और ये कस्टम कोई साधारण नहीं, बहुत हाई। अरे आज भी आप देखिए ना, कस्टम ड्यूटीज देखते होंगे आप लोग, भारत सरकार भी लगाती है किसी किसी वस्तुओं पे। अगर कोई गुड्स है जिस पे कस्टम भारत सरकार ने बढ़ा दिया, इसका मतलब भारत सरकार चाह रही है कि वो वस्तु भारत ना आए। अब डायरेक्टली हम रोक तो नहीं सकते ना कि मेरे यहाँ मत बेचो, तो हम कस्टम ड्यूटी ही इतना बढ़ा देंगे कि उनकी वस्तुएं अपने यहाँ महंगी हो जाएंगी। और अगर किसी वस्तु से भारत सरकार अगर कस्टम ड्यूटीज कम कर रही है, इसका मतलब वो चाह रही है कि उनकी वस्तु अपने यहाँ आए। अब जरा बताओ, जैसे इन्होंने ये किया तो इनको तो बड़ा खुश कि हमारा तो बिक रहा है, हम किसी को नहीं बिकने देंगे। तो ये पागल थोड़े है। तो ये कहेगा हमारा तो जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो आएगा ना तो हम यहाँ पे लगाएंगे कस्टम। अब बताओ, अगर हर देश अपने 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 इलाके में बाहरी वस्तुओं पे कस्टम लगा दिए तो फिर वस्तुएं कहाँ जाएंगी? तो ये इकोनॉमी को और बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा? तो जो रियल एस्टेट और बैंकिंग सेक्टर में जो बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसका प्रभाव इंडस्ट्री पे भी पड़ गया। और इस वजह से ये सब लोग क्या करना कि इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ नहीं, नहीं। और तब ऐसे में ही जब ये जा ही नहीं रहा, तब ये लोग सोचने लगे कि क्या करें, तो नए क्षेत्रों की तलाश करें। तो इसी समय में ये लोग अफ्रीका और चीन के नए क्षेत्रों को तलाश किया, और वहां पे अपने वस्तु को बेचा, चूंकि उधर से कोई समस्या थी नहीं। आई बात समझ में? क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप दोनों, हैं? हाँ हाँ, आप ही से पीछे कहाँ देख रही हैं, आप ही को कह रहा हूँ। इतना मासूम सा चेहरा लेकर बैठी हुई है, हैं? तुम्ही को कह रहा है, ग्रीन टी शर्ट तुम्ही को 92।
और आपको क्या मुस्कुरा रहे हैं? अलग बैठा करे आप लोग। अब जब दोनों एक साथ बैठती है ना तो तोता मैना बन जाती है ना? आप उसको मोबाइल दिखा रही हैं, आप उससे मुस्कुरा रही हैं, क्या आपको लगता है हम अंधे हैं? मुझे पता है ना, आप लोगों को बता चुका हूँ ना कि मुझे अच्छी चीजें दिखे या ना दिखे, लेकिन बुरी चीजें बहुत जल्दी दिख जाती है। जरा सा भी गलत हरकत करोगे ना तुरंत मेरी निगाहें वहां चली जाती है। जानते हो क्यों? टीचर का एटीट्यूड होता है गलती निकालना। तुम्हारा कॉपी आता है तो गलती तो निकालते हैं हम, वो नेचर में बैठ जाता है। इसीलिए टीचर की किसी से बनती उनती नहीं है। अरे ना, तो मैंने देखा था, परसों भी आप लोगों को देखा, कल तो तुम आई ही नहीं थे। कल नहीं आई थे ना, गर्मी के कारण ना। तो सुनो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। आपके कारण दूसरों को क्यों डिस्टरबेंस? एक आदमी कोई गलती करता है, अगर कुछ गलत एक्टिविटीज कर रहा है, तो ये मत समझना है कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। आपको जो जो देख रहा है ना, उस सब का ध्यान भटक रहा है और उस सब का कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। और जब खराब होगा तो कुछ जाएगा नहीं, बाद में क्या करेगा समझ में नहीं आया। नहीं, अब इतिहास जैसे विषय ना समझ में आए तो मैं क्या कहूँ तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। क्यों? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स नहीं समझ में आए तो बात समझ में आती है, मैथ्स नहीं आए तो बात समझ में आती है, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल है, वहाँ पे फार्मूलाज हैं, वहाँ पे ड्राइव करना पड़ता है। यहाँ सीधे सीधे, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधे कहानी है। हाँ, टर्म्स वगैरह टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कोई टफ हो सकता है ना समझ में। अदरवाइज कहानी भी अब नहीं समझ रहा आ रहा है, तब तो मुश्किल है। क्यों? नहीं, आप ही से कह रहा हूँ। अगली क्लास है तुम्हारा, और तुम्हारा भी। और आप तो एक दो रोज हो गया आपको आते। समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ मत बोलना। हाँ, देखो, डॉक्टर से और टीचर से कभी झूठ नहीं बोलना। डॉक्टर से बीमारी मत छुपाना, और टीचर से अपने ज्ञान की कमजोरी मत छुपाना। जैसे इनकी एक अच्छी कल बात मुझे लगी, कल मैं इनसे मिला, इनको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में, खुलकर बोली। अरे बात समझ में, एकदम ऐसा ही होना है। ये मत सोचिए कि सामने वाले टीचर को अच्छा लग रहा है, या आप मुझे खुश करने के लिए थोड़े आए हो। बताओ। इसलिए अगर जहां कोई दिक्कत हो रहा है ना, क्लियरली बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए। क्लास में नहीं कर रहे थे इसीलिए क्लास के बाहर में बैठे रहता हूँ, वहां आइए, वहां समस्या लेकर आइए। कई बार क्लास में हम देखते हैं कि जैसे कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप सोचेंगे क्या करें, पूछे कि ना पूछे। अगर पूछ दे, बगल वाला हंस देगा, ये देखो इसको ये भी नहीं आता, होता है ना ऐसा? आप बगल वाले बहुत बदमाश भी होते हैं, है ना? जिसको जो आता होगा ना और कोई पूछेगा तो मुस्कुराएगा, जिसको ये भी नहीं आता। इन चक्करों में मत रहना, यहाँ नहीं तो क्लास के बाहर आना। नहीं, जैसे सचिन मुझे एक रोज आकर बोला, सर मैं नास्तिक हूँ, है ना? क्लास में नहीं बोला, क्लास में बोलता तो सब हंसते इसको, है ना? और कोई धार्मिक मिलता तो पता चला कि मेरे जाने के बाद में, अरे बस समझ में, तो बहुत नास्तिक बन रहा है, भगवान को उल्टा सीधा बोल रहा है, दे यहीं पे बढ़िया से इनकी कुटाई कर देता सब। तो बाहर आकर इन्होंने बोला कि सर हम बहुत नास्तिक हैं, हम किसी भगवान भगवान को नहीं मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं। मतलब ये डिस्ट है ना जी? देववादी, प्रकृतिवादी ना। बहुत कम बच्चे देखते हैं जो खुलकर बात करते हैं, और इससे हम लोगों को बेनिफिट मिलता है, हमको फायदा ये मिलता है कि आपके नेचर में समझ पाता हूँ, और आपका नेचर अगर मैं समझ जाऊंगा ना, तो आपके हिसाब से आपको सलाह देना मेरे लिए आसान हो जाता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। और जो लोग जैसे झूठ, फल्स आइडियोलॉजी में जीते हैं,
उनको आ कुछ नहीं रहा है, लेकिन मेरे पास आकर खूब शोबाजी करेंगे कि सर मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये पढ़ लिया। वो हमें पता तो चल ही जाता है कि तुम कितना कर लिए हो, लेकिन फिर मैं कोई सलाह ही नहीं दे पाता कि जब सब तुम्हें आता ही है तो मेरी ज़रूरत क्या है। ईमानदार रहिए आप लोग, और ईमानदारी से अपनी समस्या का समाधान कराइए अपने टीचर से। हम ही नहीं, जो भी टीचर है उनसे ईमानदारी से बताइए कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। किसी लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखने में दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन अलग है। जैसे पिछले बार भी मेंस जब मैंने लिया था, कौन, हाँ आप थे, कि मेरे पास में पॉइंट्स तो आ रहा है लेकिन उसको मैं इलेबोरेट नहीं कर पा रही हूँ। कौन था? तुम थे। और एक इसको इलेबोरेट करने आ रहा है लेकिन इसका हेडिंग्स नहीं आ रहा है। अब दोनों के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होगा। ये सब छोटी छोटी बात है, इन पे जब तक काम नहीं कीजिएगा सफलता नहीं मिलने वाली है ना। खाली आने से, क्लास सुनने से, अगर क्लास सुनने से अगर सब कुछ हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि जितने लोग पढ़ते हैं सबको एग्जाम क्वालिफाई कर जाना चाहिए था। अब तो फिर भी कम है, दिल्ली में तो 250-300 का बैच है, और 250-300 बैच में मैं ईमानदारी से तुम लोगों को बताऊं कि फाइनल रिजल्ट वो भी एक, जैसे आप किसी ने अगर 26 में एडमिशन लिया तो उसका फाइनल रिजल्ट आने में जानते हो कितना समय लगता है? 26 में जो कोई बच्चा आता है पढ़ने के लिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट में नहीं बैठा हूँ कि तुम लोगों को बैठे बैठे आईएएस बना दूंगा। आई बात समझ में? ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको। मिनिमम 2 साल तो लगता ही लगता है। अभी 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है। वो आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, आपके स्ट्रेटजी के ऊपर निर्भर करता है। तो 26 वाले बच्चे आप ये समझ लें कि 28-29 से पहले तो उनका होगा नहीं। अरे बात समझ में? अगर होगा भी, जैसे प्रीलिम्स हो गया तो फाइनल सिलेक्शन। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि जो लोगों ने 26 में लिया है तो ना सर बोले 29 से पहले नहीं होगा तो 29 में ही एग्जाम देंगे, ऐसा नहीं है। 27 में दीजिए, पीटी हो तो पीटी होने पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, अनुभव होगा, और 27 का अनुभव 28 में काम करेगा। अगर 27 में आपका मेंस नहीं हुआ तो हो सकता है कि 28 के अगर आपका मेंस लिखने का मौका मिलता है तो आप रैंकर हो सकते हैं।